नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 14। तो आज के लेक्चर में जो सेंटर ऑफ सिमेट्री के बचे हुए टाइप्स हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। साथ में आज के लेक्चर में हम दो नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एक्सिस ऑफ सिमेट्री और ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का पहला डी लगाएंगे जो कि है सेंटर ऑफ सिमेट्री इन एस्पाइरो कंपाउंड। सेंटर ऑफ सिमेट्री इन एस्पाइरो कंपाउंड। बताइए क्या होता है एस्पाइरो कंपाउंड। दो टाइप के एस्पाइरो कंपाउंड होते हैं। एक ऐसा एस्पाइरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग होता है और एक ऐसा एस्पाइरो कंपाउंड होता है जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग होता है कि नहीं। दो टाइप के एस्पाइरो कंपाउंड होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसा एस्पाइरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग हो। इवन नंबर ऑफ रिंग, ऐसा एस्पाइरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग हो। जैसे देखिए एक एस्पाइरो कंपाउंड है, इसमें दो इवन नंबर ऑफ रिंग है। यदि यहाँ पे H हो, यहाँ पे Cl हो, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H, ठीक है, Cl H और Cl H, तो क्या इसमें COS होगा कि नहीं होगा। आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का ये आंसर आएगा, यस सर इसमें COS होगा। ये रहा सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में हमें सेम ग्रुप मिल रहे हैं, सेम डिस्टेंस पे हमें सेम ग्रुप मिल रहा है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। ये रहा सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा है। हम किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमें सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा है कि नहीं। इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा। ठीक है, आप यही सोच रहे हैं। यदि आप यही सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड। देखिए ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है। आपने कहा कि जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, आप ये मान रहे हैं कि दोनों रिंग सेम प्लेन में, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यदि ये रिंग आपका एक्स वाई प्लेन में है तो ये रिंग आपका एक्स वाई प्लेन में नहीं हो सकता। यदि सेम प्लेन में होंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। रिपल्शन को मिनिमम करने के लिए क्या होगा, ये रिंग जो होगा इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये रिंग या तो एक्स जेड प्लेन में होगा या तो वाई जेड प्लेन में होगा। ये रिंग आपका एक्स वाई प्लेन में नहीं हो सकता। तो मानते हैं ये रिंग जो है आपका एक्स जेड प्लेन में, वाई जेड प्लेन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक्स जेड प्लेन और एक्स वाई जो प्लेन है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसीलिए Cl और H, जो Cl और ये H है ये परपेंडिकुलर है इस Cl और H के। ये सेम प्लेन में नहीं है, इसके परपेंडिकुलर है। इसीलिए इस Cl से इस Cl के, इस सेंटर से इस Cl की दूरी और इस सेंटर से इस Cl की दूरी अलग अलग है, क्योंकि ये दोनों जो है इस रिंग के परपेंडिकुलर है। इस सेंटर से इस H की दूरी और इस सेंटर से इस H की दूरी जो है वो अलग अलग है, सेम नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको COS देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया फ्रेंड। इसको हम और आसान बना सकते हैं। कैसे? इस रिंग को हटा के हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या कर सकते हैं, रिंग को हटा के डबल बॉन्ड बना सकते हैं और डबल बॉन्ड को हटा के रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन के बीच में 2 डबल बॉन्ड। कैसे आया? इस रिंग को कंप्रेस किया डबल बॉन्ड, इस रिंग को कंप्रेस किया डबल बॉन्ड। यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे आपका Cl और यहाँ पे आपका H। ठीक है, तो इसको हटा के हम ये बना सकते हैं, आपको पता है। अब ये क्या बन गया? एलीन। एलीन बन गया, ऐसा एलीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ऐसा एलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा? नहीं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा एलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग होता है उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलता है। तो इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये जो है इसके परपेंडिकुलर है, ये दोनों ग्रुप जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसा एलीन जो जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है,
2 4 6 8 उसमें आपको COS देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड आपको COS देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ रिंग, ऐसा है स्पाइरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग है, उसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड टाइप। ऐसा है स्पाइरो कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, ऑड नंबर ऑफ रिंग। ऐसा स्पाइरो कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, 3 5 7 9। जैसे देखिए ये एक स्पाइरो कंपाउंड है जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, यहाँ पे 3 रिंग है। यदि यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल और यहाँ पे CH3, तो बताइए क्या यहाँ पे आपको CH देखने को मिलेगा? तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा यस सर, हमें CH देखने को मिलेगा। ये रहा सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए, यही कहता है CH का कॉन्सेप्ट, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ पे डायग्राम सही से बना नहीं है इसलिए दिख नहीं रहा है आपको। तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है कि नहीं? यहाँ पे बताइए, तो यहाँ से सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, ठीक है ना। चलिए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, और यहाँ पे भी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। आप किसी भी डायरेक्शन में देख लीजिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, हमें तो यही दिख रहा है सर, इसलिए हम बोलेंगे COS है। तो आप सही बोल रहे हैं, यहाँ पे COS होगा। आप में से जो मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर था कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ पे COS होगा, बिल्कुल सही था, क्योंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। यदि ये XY प्लेन में है, यदि फ्रेंड ये XY प्लेन में है, तो ये XY प्लेन में नहीं हो सकता, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहना पड़ेगा, है कि नहीं। यदि ये XY प्लेन में है तो या तो ये XZ प्लेन में हो सकता है या तो YZ, तो मानते ही आपका XZ प्लेन में है। यदि ये XZ प्लेन में है तो ये XZ प्लेन में नहीं हो सकता, इसको इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहना है कि नहीं, तो ये XY प्लेन में होगा। तो ये जो पहला रिंग है जिसके पास ये 2 ग्रुप है, और ये जो आखिरी रिंग है जिसके पास ये दो ग्रुप है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, सेम प्लेन में, एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है, सेम प्लेन में, तो इसको आप प्लेनर मॉलिक्यूल मान के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप प्लेनर मॉलिक्यूल मान के सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपने आंसर दिया था यहाँ पे COS है, ये बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पे COS है, ठीक है। चलिए इसको और आसान कर सकते हैं हम, कैसे? रिंग को हटा के हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं, कैसे? 1 2 3 4, यहाँ पे 4 कार्बन है, 4 कार्बन के बीच में इस रिंग को कंप्रेस किया, डबल बॉन्ड, इस रिंग को कंप्रेस किया, डबल बॉन्ड, इस रिंग को कंप्रेस किया, डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे इथाइल, और यहाँ पे आपका इथाइल, और यहाँ पे आपका मिथाइल, ठीक है। चलिए अब ये क्या है? एलीन है, ये क्या है? एलीन है, और एलीन में भी ऐसा एलीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो इसमें आपको COS देखने को मिलेगा। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा एलीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, 3 5 7 9, उसमें हमें COS देखने को मिलता है, तो इसमें आपको COS देखने को मिलेगा। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, तो किसी भी डायरेक्शन में आप चेक करेंगे, इस डायरेक्शन में चेक कर लीजिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप और मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आपको COS मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पे COS मिलेगा, ठीक है, समझ में आया। तो ऑड नंबर ऑफ रिंग, ऐसा स्पाइरो कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग हो, वहाँ पे आपको COS देखने को मिल सकता है, मिलेगा ही, जरूरी नहीं है फ्रेंड,
मिल सकता है क्योंकि एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। साथ में ये भी कंडीशन पूरा होना चाहिए कि यदि हम किसी भी डायरेक्शन में चेक करें तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिलना चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन पूरा हो जाए, ऑड नंबर ऑफ रिंग, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, तो हम बोल देंगे कि इसमें आपको COH देखने को मिलेगा। ठीक है, पर ऐसा स्पाइरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग है उसमें तो आपको COH देखने को नहीं मिलेगा। अब भले ही सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, फिर भी आपको COH देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर, ये इसमें क्या होते हैं, दोनों रिंग दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में यदि सेम ग्रुप है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, होता नहीं है। ठीक है, चलिए समझ में आया। एस्पायरो कंपाउंड में COH कैसे निकालना है आपको समझ में आया। यदि समझ में आया तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करेंगे और फिर सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चलिए बताइए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुझे पूरा उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेंगे। बताइए कहाँ पे COH देखने को मिलेगा और कहाँ पे COH देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए, अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये एक एस्पायरो कंपाउंड है और एस्पायरो कंपाउंड में भी ऐसा एस्पायरो कंपाउंड है जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो यहाँ पे COH देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा एस्पायरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग होता है वहाँ पे आपको COH देखने को नहीं मिलता है। ये भी आपका एस्पायरो कंपाउंड है, पर ये एक ऐसा एस्पायरो कंपाउंड है जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपको COH देखने को मिल सकता है। साथ में एक कंडीशन पूरा होना चाहिए कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। तेरा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे देखिए ये सही से बन नहीं रहा है क्योंकि कोई रिंग छोटा है कोई रिंग बड़ा है, इसीलिए बना। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। ठीक है, यदि सारे रिंग का साइज सेम होता तो एकदम सेंटर से अपोजिट डिस्टेंस में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप आपको मिलता। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ बताइए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। किसी भी डायरेक्शन में चेक कर लीजिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, तो यहाँ पे COH है। ठीक है, यहाँ पे COH है। यदि आपको इसको और आसान बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, रिंग को हटा के डबल बॉन्ड बना सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड है। इसको कंप्रेस करके डबल बॉन्ड, कंप्रेस करके डबल बॉन्ड, कंप्रेस करके डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका CH3 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 और CH3।
तो ये रहा सेंटर, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप। यहाँ पे बताइए, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, और ये एलिन है, और ऐसा एलिन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो वहाँ पे COH देखने को मिल सकता है यदि वो कंडीशन पूरा हो जाए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप, तो यहाँ पे आपको COH देखने को मिलेगा क्योंकि दूसरा कंडीशन भी पूरा हो रहा है। यहाँ पे बताइए, तो ये है सेंटर। सबसे पहली बात, ये एस्पायरो कंपाउंड है, एस्पायरो कंपाउंड में भी ऐसा एस्पायरो कंपाउंड है जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो फिर आपको चेक करना है सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप नहीं है। यहाँ पे H है और Cl है, यहाँ पे बताइए Cl और H, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप फिर से नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पे सेंटर आ रहा है, इसी को सेंटर मान लीजिए। तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप नहीं है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, Cl है और H है। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसा स्पायरो कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग है वहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिल सकता है, पर दूसरी कंडीशन भी पूरा होना चाहिए कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप भी होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है, इसलिए यहाँ पे COS नहीं होगा। इसको और आसान बनाना चाहे तो बना सकते हैं, यहाँ पे आप रिंग को उठा के डबल बॉन्ड बना सकते हैं। तो 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन के बीच में 3 डबल बॉन्ड, इसको कंप्रेसर के डबल बॉन्ड, कंप्रेसर के डबल बॉन्ड, कंप्रेसर के डबल बॉन्ड, यहाँ पे H Cl Cl H, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, यहाँ सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे तो है आपका H और यहाँ पे तो है आपका Cl, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन सेम डिस्टेंस में दो अलग अलग ग्रुप है। यहाँ पे बताइए, तो यहाँ पे है आपका Cl और यहाँ पे आपका H, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन सेम डिस्टेंस पे दो अलग अलग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे आपको COH देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है फ्रेंड, बताइए आ रहा है? ये बताइए, एक स्पायरो कंपाउंड है जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग है, 1 2 3 4, 4 रिंग है, इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो यहाँ पे आपको COH देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा स्पायरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग होता है उसमें आपको COH देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा स्पायरो कंपाउंड जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग हो, 2 4 6 8 10, उसमें आपको COH देखने को नहीं मिलेगा। अब भले यहाँ पे सेकंड कंडीशन पूरी भी हो जाए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप हो, आपको ऐसा लगता है कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, होता नहीं है। रिंग परपेंडिकुलर होने के कारण जो सेम ग्रुप है उन दोनों की जो दूरी होती है सेंटर से वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बताइए, क्या इसमें आपको COH देखने को मिलेगा?
चलिए बताइए, क्या इसमें आपको सी देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चलिए बताइए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। चलिए, अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, तो इसमें आपका आंसर होगा यस सर, इसमें हमें सी देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रहा सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में कहीं पे भी जा रहे हैं तो हमें सी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यदि आप इस क्वेश्चन को ऐसा सॉल्व कर रहे हैं कि ये एक एस्पायरो कंपाउंड है जिसमें क्या है इवन ऑड नंबर ऑफ रिंग है, तो गलत सॉल्व कर रहे हैं आप फ्रेंड। वो आप कब करेंगे? जब यहाँ पे ग्रुप हो, यहाँ पे ग्रुप हो, यहाँ पे ग्रुप हो, यहाँ पे ग्रुप हो, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। इस केस में यहाँ पे नहीं है, तो इसको आपको सीओएस मान के सॉल्व करना पड़ेगा। एक सेंटर बनाना पड़ेगा और फिर सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप पहचानना होगी। सेम ग्रुप पे सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है तो सीओएस है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है ना। आपको सीओएस के कॉन्सेप्ट से उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भी आपका ये आंसर आया कि सर ये रहा सेंटर, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे कार्बन 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 कार्बन, तो सेंटर से देखो यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, ये दोनों अपोजिट है, ये कार्बन अपोजिट है। तो COS के कॉन्सेप्ट से भी आपका यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री आ रहा होगा, है कि नहीं। चलिए अब इसका एक आसान स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं कि यहाँ पे COS होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पे CH3 सेम साइड है, यहाँ पे जो आपका CH3 है फ्रेंड, वो सेम साइड है कि नहीं, सिस फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ पे आपका CH3, और बच क्या गया H, इसके पास एक CH3 और एक H भी होगा, तो H और H भी आपका सेम साइड है। ये कौन सा फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। इसमें दिख रहा है ना, दोनों CH3 जो है सेम साइड है, दोनों CH3 सेम साइड है, सिस फॉर्म है। अब बताइए, ये रहा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, तो इस डायरेक्शन में देखो ये और ये, ठीक है, सेम है। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। इस डायरेक्शन में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है। इस डायरेक्शन में भी देख लीजिए यहाँ पे और यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। पर इस डायरेक्शन में देखिए फ्रेंड, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है क्या? नहीं, यहाँ पे CH3 है फ्रेंड और वहाँ पे क्या है, H है। और यहाँ पे देखिए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे H और यहाँ पे CH3 है। यहाँ पे देखिए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H है। तो इस डायरेक्शन में सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप नहीं है। बाकी सारे डायरेक्शन में तो है, पर इस डायरेक्शन में सेंटर से सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप नहीं है, अलग अलग ग्रुप है, CH3 और H। तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। हमने पढ़ा है कि सारे डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं है, इसलिए हम बोल देंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री या COS नहीं है, ठीक है। इसमें बताइए, तो इसका भी आसान स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे CH3 और ये CH3 सेम साइड नहीं है फ्रेंड, अलग अलग साइड है। यहाँ पे दोनों CH3 जो है सेम साइड नहीं है, अलग अलग साइड है, ट्रांसफॉर्म है। तो देखो यदि एक यहाँ पे आप CH3 बनाएंगे तो एक यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक CH3 यदि आप यहाँ पे बना रहे हैं तो एक आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म है ना, सिस फॉर्म में सेम साइड होता है। क्या बच गया? H, तो ये रहा H और ये रहा H, ठीक है ना। अब ये CH3 है, आपको पता है ना सिंगल लाइन को हम क्या बोलते हैं, मिथाइली तो बोलते हैं ना,
ये मिथाइल है। अब चेक कीजिए, ये रहा सेंटर, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सॉरी ये और ये होगा ना, सॉरी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, और ये अपोजिट होंगे। तो यहाँ तक सारा ग्रुप जो है सेम है। और क्या बच गया, CH3 H और H। तो देखो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, यहाँ पे बताइए, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप। यहाँ पे भी वो कंडीशन पूरा हो रहा है, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा था। यहाँ पे सारे डायरेक्शन में हो रहा था, पर ये H के अपोजिट CH3 था, CH3 के अपोजिट H था, तो यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा था, जो कि यहाँ पे हो रहा है। सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, इसलिए हम बोल देंगे कि यहाँ पे COS है। ठीक है, यहाँ पे COS है। समझ में आया? फिर बताइए, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? यहाँ पे COS नहीं था और यहाँ पे COS था। इसमें बताइए, तो ये एलीन है, और एलीन में भी ऐसा एलीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ऐसा एलीन जिसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है 3, 5, 7, वहाँ पे COS देखने को मिल सकता है, पर सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। तेरा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन देखो H और लोन पेयर को भी आपको एक अलग ग्रुप मानना है। तो H लोन पेयर सेम ग्रुप है, नहीं। H और लोन पेयर सेम ग्रुप है, नहीं। तो यहाँ पे आपको COS देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे चेक कीजिए, तेरा सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम ग्रुप है, लोन पेयर सेम डिस्टेंस पे भी है। H और H ये दोनों अपोजिट है, सेम सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे भी चेक कर लीजिए, नाइट्रोजन कार्बन, तो सारे डायरेक्शन में सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, तो हम बोल देंगे यहाँ पे COS है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? बताइए, तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो ये था COS इन स्पाइरो कंपाउंड। COS इन स्पाइरो कंपाउंड में 2 टाइप के COS हो सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपका स्पाइरो कंपाउंड कैसा है। यदि आपका स्पाइरो कंपाउंड ऐसा है जिसमें इवन नंबर ऑफ रिंग है, तो उसमें कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन पूरा भी हो जाए कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप, ऐसा आपको देखने से लगता है पर होता नहीं है कि नहीं। उसके बाद ऐसा स्पाइरो कंपाउंड जिसमें ऑड नंबर ऑफ रिंग हो, उसमें आपको COS देखने को मिल सकता है, पर एक और कंडीशन पूरा होना चाहिए, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, चलो COS इन फिनाइल कंपाउंड। अब हम फिनाइल कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री देखेंगे। ये भी काफ़ी आसान है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। फिनाइल सिस्टम में हमें 2 सिस्टम कंप्लीट करना है, एक बाईफिनाइल और दूसरा ट्राईफिनाइल। बाईफिनाइल, तो बाईफिनाइल में हम क्या करेंगे, 2 फिनाइल रिंग आपस में कनेक्टेड होंगे, है कि नहीं। 2 फिनाइल रिंग जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे। ये किसका एग्जांपल है, बाईफिनाइल का। ठीक है, बाईफिनाइल का यदि यहाँ फ्रेंड बल्कि ग्रुप आ जाए, यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ जाए, यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ जाए, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप आ जाए, समझ में आ रहा है? यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, और यहाँ पे बल्कि ग्रुप, और यहाँ पे CH3 मान लेते हैं, यहाँ पे H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे आपका CH3। तो देखो, इस बल्कि ग्रुप और इस बल्कि ग्रुप में होगा रिपल्शन, इस बल्कि ग्रुप और इस बल्कि ग्रुप में होगा रिपल्शन, जिसके कारण ये रिंग जो है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि ग्रुप में रिपल्शन होने के कारण ये रिंग जो है होगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, है कि नहीं। जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा तो
इस H से और इस H के सेंटर से इस H की दूरी और इस H की दूरी सेम नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा, यदि सर यहाँ पे हम सेंटर बनाएं तो सेंटर से सेम डिस्टेंस पे सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे भी देखिए सर, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। सारे डायरेक्शन में हमें यही देखने को मिल रहा है, पर ऐसा है नहीं फ्रेंड। ये रिंग जो है इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये रिंग जो है इसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसा आपको देखने से लग रहा है कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है, पर यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे H और H की जो दूरी है वो अलग अलग है सेंटर से, और इस मिथाइल और इस मिथाइल की दूरी जो है, इस मिथाइल और इस मिथाइल की जो दूरी है सेंटर से, वो भी अलग अलग है। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी आपको सीवेज देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम और आसान कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको पहले एक्सप्लेन किया हूँ। जब ऐसा सिस्टम आपको दिखे कि फिनाइल रहे और वहाँ पे 4 बल्कि ग्रुप रहे, तो इसको हटा के आप क्या कर सकते हो? एलीन बना सकते हो। इसको हटा के आप क्या कर सकते हो? एलीन बना सकते हो। और एलीन भी ऐसा एलीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड हो, और इस कार्बन से जो कनेक्ट ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है, और इस कार्बन से जो कनेक्ट ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है। इस कार्बन से जो कनेक्ट ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है, और इस कार्बन से जो कनेक्ट ग्रुप है इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है? तो इसको हटा के आप ये बना सकते हो। इतना समझा है फ्रेंड? ये क्या बन गया? एलीन। और ऐसा एलीन जिसमें क्या है? इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है। तो ऐसा एलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, क्या उसमें सीवेज देखने को मिलता है? नहीं फ्रेंड, उसमें सीवेज देखने को नहीं मिलता है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये जो होगा ये दोनों इसके परपेंडिकुलर होगा। इसलिए ऐसा एलीन जिसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो, 2, 4, 6, 8, वहाँ पे आपको सीवेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं ट्राइफिनाइल। चलिए, जगह कम था इसलिए छोटा बनाना पड़ा। देखो, यहाँ पे यदि बल्कि ग्रुप आ जाए, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे बल्कि ग्रुप, यहाँ पे आपका CH3 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 CH3, तो क्या इसमें आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा? तो आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर होगा सर इसको सेंटर मानते हैं, और सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में देखिए सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा है। ये रहा सेंटर, तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, ये रहा सेंटर, तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल। ठीक है ना? किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप मिल रहा है, इसलिए हमारे हिसाब से तो इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। और आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि ऐसा फिनाइल जिसमें ट्राइफिनाइल सिस्टम में क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये प्लेनर होता है, ये जो होता है इसके परपेंडिकुलर होता है, इसके भी परपेंडिकुलर होता है, पर ये पहला और आखिरी रिंग जो होता है वो सेम प्लेन में होता है। तो इसको आप प्लेनर मॉलिक्यूल मान के सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको इसको ऐसे ही सॉल्व करना है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस में सेम ग्रुप चेक करना है। ठीक है? इसको और आसान यदि आप करना चाहते हैं तो मैं इसको पहले ही आपको सिखा चुका हूँ कैसे आसान बना सकते हैं। इस ट्राइफिनाइल को हटा के आप एलीन बना सकते हैं, ऐसा एलीन जिसमें 3 डबल बॉन्ड हो, है कि नहीं? ये बना सकते हैं। इस कार्बन से जो ग्रुप कनेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे, इस कार्बन से जो ग्रुप कनेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे, इस कार्बन से जो ग्रुप कनेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे, और इस कार्बन से जो ग्रुप कनेक्ट है उसको यहाँ पे रखेंगे। तो इसको हटा के आप ये बना सकते हैं। ठीक है? इसको हटा के आप ये बना सकते हैं। अब इसमें आप बताइए, ये एलीन है, तो क्या एलीन में हमें COH देखने को मिलता है? क्या एलीन में फ्रेंड हमें COH देखने को मिलता है? मिल सकता है, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप हो तो चेक करते हैं। ये रहा सेंटर,
तो सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे भी सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। यहाँ पे देखिए सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। तो इसमें आपको COS देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप है। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए, तो COS इन फिनाइल सिस्टम, इसमें हमें इतना ही पढ़ना था। यदि बाई फिनाइल है तो इसमें आपको COS देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि दूसरा रिंग जो है पहले रिंग के परपेंडिकुलर हो जाता है। ट्राई फिनाइल है तो उसमें COS देखने को मिल सकता है, पर उसके लिए कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे सेम ग्रुप होना चाहिए। यदि है तो उसमें आपको COS देखने को मिल सकता है, ठीक है। और बाई फिनाइल और ट्राई फिनाइल सिस्टम को आप आसान बना सकते हैं। कैसे आसान बना सकते हैं? बाई फिनाइल को हटा के आप एलिन बना सकते हैं, ट्राई फिनाइल को हटा के भी एलिन बना सकते हैं। ऐसा एलिन जिसमें 2 डबल बॉन्ड है। बाई फिनाइल को हटा के हम ऐसा एलिन बना सकते हैं जिसमें 2 डबल बॉन्ड है, और ग्रुप कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको बता दिया हूँ। ट्राई फिनाइल को भी हटा के आप एलिन बना सकते हैं, ऐसा एलिन जिसमें 3 डबल बॉन्ड है, और ग्रुप कैसे कनेक्ट करना है ये भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब देखिए फ्रेंड, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे हैं आपके एग्जाम में, बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ तो नीट में इस टॉपिक के ऊपर आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जेई में कभी कभी पूछ लेते हैं इसमें, पर बहुत कम पूछते हैं। हो सकता है आप जो बुक रिफ़र कर रहे हैं उसमें आपको 2 ही सिमेट्री मिले, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना मिले। और जो मैक्सिमम टीचर होते हैं इस दोनों टॉपिक को पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि इसका यूज भी नहीं होता है। जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि 80% से ज़्यादा क्वेश्चन है आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री से ही हो जाएगा, और बाकी जो 15 से 18% जो क्वेश्चन है वो आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री से सॉल्व हो जाएगा। इसकी काम बहुत कम पड़ता है। जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 1 या 2% क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत पड़ती है। नीट में तो कभी मैंने आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे जिसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज करना पड़े या अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री का यूज करना पड़े। हाँ, पर जेई में मैंने 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखे हैं। इसलिए मैक्सिमम टीचर जो होते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं पढ़ाते हैं। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कभी भूले पिछले क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर पाएँ, ना कि छोड़ के आए, ठीक है। काफ़ी आसान है, टेंशन मत लीजिए। यदि हार्ड भी है तो मैं इसको आसान तरीके से समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या कहता है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहता है कि यदि आप किसी भी कंपाउंड को, यदि किसी भी आप कंपाउंड को 360 डिग्री रोटेट करो, किसी भी एक्सिस के अलोंग यदि आप 360 डिग्री रोटेट करो, यदि वो कंपाउंड एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, एक से ज़्यादा बार यदि अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, तो उसे हम कह देंगे कि वो जो जिस एक्सिस के अलोंग आपका कंपाउंड घूम रहा है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ध्यान से सुनिए, देखिए, किसी भी कंपाउंड को 360 डिग्री रोटेट करने पे, कितना 360 डिग्री रोटेट करने पे यदि वो कंपाउंड एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, तो हम कह देंगे कि उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, जिस एक्सिस के अलोंग हम उसको रोटेट कर रहे थे। यदि ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, सिर्फ एक ही बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, तो हम कह देंगे उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँगा तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने क्यों कहा कि एक से ज़्यादा बार होना चाहिए। देखिए, आप किसी भी चीज़ को 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो एक बार तो अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करेगा ही। जैसे ये मार्कर है, इसमें देखिए इसका जो कैप का ये वाला पार्ट है आपके सामने है। अभी मैं इसको 360 डिग्री रोटेट करूँगा तो इसमें एक बार तो फिर से ये अपना ओरिजिनल कंडीशन रिगेन करेगा ही, है कि नहीं। जैसे मैं ऐसे खड़ा हूँ, अब मैं 360 डिग्री घूम जाऊँ तो इसमें मैं एक बार तो अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करूँगा ही। किसी भी कंपाउंड को यदि आप 360 डिग्री घुमाएंगे तो एक बार तो अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा ही, है कि नहीं। हर कोई करता है।
तो यहाँ पे भी एक से ज़्यादा बार होना चाहिए। यदि आप किसी एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहना चाहते हैं, यदि वो कंपाउंड को आप 360 डिग्री घुमाएंगे तो एक से ज़्यादा बार वो कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करना चाहिए, ठीक है ना, एक से ज़्यादा बार। जैसे देखिए ये ए, ये बी और ये सी, और इस एक्सिस के अलॉन्ग जो मार्कर है आपका यही एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग फ्रेंड यदि मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूँ, इस एक्सिस के अलॉन्ग 120 डिग्री रोटेट करूँ तो क्या होगा, देखिए ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देखो ये एंगल कितना है, 120 डिग्री का एंगल है, ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है। यदि मैं 120 डिग्री रोटेट करूँगा तो एक बी की जगह पे ए आ जाएगा, ठीक है नहीं, बी की जगह पे ए आ जाएगा, और बी सी की जगह पे बी आ जाएगा, और ए की जगह पे सी आ जाएगा। 120 डिग्री रोटेट करने पे देखो ना, ए यहाँ पे आ जाएगा, बी आगे चले जाएगा और सी यहाँ पे आ जाएगा। तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, इस 120 डिग्री रोटेट करने पे। समझ में आया फ्रेंड? तो 120 डिग्री यदि मैं इसको रोटेट करूँगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। इतना समझ में आया? यदि मैं फिर से इसको 120 डिग्री रोटेट करूँ, यदि मैं फिर से इसको 120 डिग्री रोटेट करूँ तो क्या होगा, देखो फिर से सी की जगह पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि ये भी एंगल तो 120 है ना, तो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सी, बी की जगह पे ए, और सी की जगह पे बी। समझ में? अब फिर से यदि मैं इसको 120 डिग्री रोटेट करूँ फ्रेंड, तो फिर से सी की जगह पे बी, सी की जगह पे बी, ए की जगह पे सी, और बी की जगह पे ए, ठीक है। पूरा कितना हो गया एंगल ऑफ रोटेशन, 360, 120, 120, 120 कितना होता है 360, 120 प्लस 120 240, 240 प्लस 120 360, 360। अब 360 डिग्री में आप बताइए इस मॉलिक्यूल, इस कंपाउंड ने कितने बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है, ठीक है। आप बोलेंगे सर एक ही बार किया है, देखो इसमें ए ऊपर है और इसमें भी ए ऊपर है, इसलिए हम तो बोलेंगे एक ही बार रिगेन किया है। अब चलिए मैं ABCD मिटा देता हूँ, अब बताइए, ABCD तो हमने ऐसा नाम रखा था, ठीक है ना, है तो ये साइक्लोप्रोपेन ही। अब बताइए क्या अभी भी एक ही बार इस कंपाउंड ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है? नहीं, देखो सारे स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है ना फ्रेंड, सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है आइडेंटिकल है, सारे के सारे स्ट्रक्चर क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन है। तो एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है, कितना 1 2 3, 3 बार किया है। ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसको नहीं गिनेंगे आप, ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म, इसको नहीं गिनेंगे, इसको हटा के आप बताइए 1 2 3, 3 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है, इसलिए हम कह देंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्योंकि हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन में पढ़ा था, यदि किसी भी कंपाउंड को 360 डिग्री घुमाते हैं, यदि वो एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है तो हम उसमें बोल देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और इस केस में 3 बार हुआ है, इसलिए हम कह देंगे इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है सी। कितने बार? 3 बार। तो सी के आगे 3, जितनी बार अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया सी के आगे हम वो लिख देंगे, ठीक है। सी क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और जितनी बार अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया है सी के आगे हम वो लिख देंगे। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इस एक्सिस के जो मार्कर है यही आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड? समझ में आया? तो किसी भी कंपाउंड को यदि आप 360 डिग्री रोटेट करते हो, वो कंपाउंड एक से ज़्यादा बार यदि अपने फॉर्म को रिगेन कर रहा है, एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, तो उसमें हम कह देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है, एक ही बार अपने फॉर्म को रिगेन कर रहा है, तो हम बोल देंगे उसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। जैसे इसमें देखिए ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, इसको यदि मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ फ्रेंड, तो बताइए क्या होगा। 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो देखो बी की जगह पे ए आ जाएगा, और सी की जगह पे बी आ जाएगा, और डी की जगह पे सी, और ए की जगह पे डी। चलिए इसको फील भी कराते हैं।
देखिए ए बी सी डी ऐसा ही है। अब 90 डिग्री रोटेट करूँ तो ये हो गया 90 डिग्री। देखो ये ऐसा 90 डिग्री रोटेट करने पे देखो ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे चलेगा, सी यहाँ पे आ गया, डी ऊपर चलेगा। ठीक है, इसको यदि फिर से मैं 90 डिग्री रोटेट करूँ तो देखो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे डी और यहाँ पे सी, है कि नहीं। यदि मैं फिर से यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट करूँ तो ए यहाँ पे आ जाएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा और डी यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 90 रोटेट करूँगा तो ए बी सी डी, इसको यदि फिर से 90 डिग्री रोटेट करूँ तो ऐसे हो जाएगा। ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। देखिए ये ऐसा स्ट्रक्चर है। अब 90 डिग्री ए बी सी डी, और फिर से यदि मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करूँगा तो 360 हो जाएगा। अभी तक 360 नहीं था। देखो 90 90 180 180 प्लस 90 270, है कि नहीं। 270 प्लस 90 360। तो यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। तो 360 हो गया, है कि नहीं। 90 90 180 180 प्लस 90 270 270 प्लस 90 360। तो यहाँ पे 360 डिग्री घुमाने पे मॉलिक्यूल ने कितनी बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। आपका आंसर होगा सर 1, क्योंकि इसमें ए यहाँ पे और ए यहाँ पे, बाकी किसी भी स्ट्रक्चर में हमें इस पोजीशन पे ए नहीं दिख रहा है। अब ए बी सी डी मिटा लेते हैं, तब देखते हैं। ए बी सी डी तो हमने नाम रखा था ना ऐसे ही। अब बताइए क्या सारे के सारे फॉर्म आइडेंटिकल नहीं लग रहे हैं? बताइए फ्रेंड, सारे के सारे जो है साइक्लोब्यूटेन है। 1 2 3 4 4 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है। 360 डिग्री के एंगल में इस कंपाउंड ने 4 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है। ये तो ओरिजिनल फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन तो यही कहता है किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग 360 डिग्री घुमाने पे एक से ज़्यादा बार अपने फॉर्म को रिगेन करना चाहिए। यहाँ पे तो 4 बार किया है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो सी का मतलब क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और कितने बार? 4 बार। तो C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। यहाँ पे C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, समझ में आया फ्रेंड? चलिए चलिए इसमें बताइए क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? तो ये एक्सिस जो मार्कर है वही आपका एक्सिस, उस एक्सिस के अलॉन्ग घुमाते हैं। देखो यहाँ से यहाँ का जो एंगल है कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, 60 है। चलिए अब इसको रोटेट करते हैं 60 डिग्री से। ये ए, ये बी, सी, डी, इसके बाद ये आपका ई और ये आपका एफ। ठीक है, 60 डिग्री से रोटेट करते हैं। तो जैसे मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूँगा फ्रेंड, देखो जैसे मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूँगा तो बी की जगह पे ए आ जाएगा। ठीक है ना, सोचिए 60 डिग्री रोटेट करूँगा तो ये जो है ऊपर चले जाएगा और बी की जगह पे ए आ जाएगा, सी की जगह पे बी आ जाएगा। सोच पा रहे हैं? डी की जगह पे सी आ जाएगा, ई की जगह पे डी आ जाएगा, एफ की जगह पे ई और एफ जो है ऊपर चले जाएगा। ये नीचे था। अब जैसे 60 डिग्री घुमाऊँगा ऐसे ऐसे फिर ऐसे
सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर से मैं इसको 60 डिग्री घुमाता हूँ। तो फिर से मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा तो बी की जगह पे ए, सी की जगह पे बी, डी की जगह पे सी, ई की जगह पे डी और एफ की जगह पे ई और ए की जगह पे एफ। समझ में आया? समझ में आया फ्रेंड? चलिए फिर से यदि मैं इसको 60 डिग्री घुमाता हूँ तो क्या होगा, फिर से एक पोजीशन आगे चले जाएगा। तो बी की जगह पे ए, सी की जगह पे बी, डी की जगह पे सी और ई की जगह पे डी और एफ की जगह पे ई और ए की जगह पे एफ। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड? कोई भी डाउट नहीं है? उसके बाद यदि मैं 60 डिग्री और घुमाऊंगा, कहाँ पे, वहाँ पे करें, यहाँ पे जगह नहीं है। चलिए तो यदि फिर से मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊं तो बी की जगह पे फिर से ए, बी की जगह पे ए, सी की जगह पे बी और डी की जगह पे सी, ई की जगह पे डी और एफ की जगह पे ई और ए की जगह पे एफ। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है? एक एक पोजीशन आगे चलते जा रहा है ना। यदि इसको मैं फिर से 60 डिग्री रोटेट करूं तो फिर से बी की जगह पे ए, सी की जगह पे बी, डी की जगह पे सी, ई की जगह पे डी, एफ की जगह पे ई और ए की जगह पे एफ। और फिर से यदि मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूं तो फिर बी की जगह पे ए और सी की जगह पे बी, डी की जगह पे सी, ई की जगह पे डी, एफ की जगह पे ई और ए की जगह पे एफ। पूरा हो गया 360। देख लीजिए 60 60 120 180 240 300 और 360, पूरा 360 हो गया। पूरा 360 हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अब बताइए 360 डिग्री में इस मॉलिक्यूल ने कितनी बार अपने फॉर्म को रिगेन किया? देखो अब अल्फ़ाबेट आप मिटा के देख लीजिए, ठीक है ना? अल्फ़ाबेट होने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप चाहे तो अल्फ़ाबेट मिटा के देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 6 बार इस कंपाउंड ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है कि नहीं? सारे के सारे फॉर्म ओरिजिनल ही है। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट मिटा सकते हैं, ठीक है ना? अल्फ़ाबेट आप मिटा के देख सकते हैं, वहाँ पे सारे के सारे जो फॉर्म है वो आइडेंटिकल है। तो 6 बार इस कंपाउंड ने अपने आइडेंटिकल फॉर्म को रिगेन किया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में एक से ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे तो 6 है। तो सी मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कितना? 6 बार। तो C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री 6 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है, इसलिए C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। समझ में आया फ्रेंड? बताइए। चलिए मिटा दे।
क्या इसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बताइए फ्रेंड, क्या इसमें आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको भी 60 डिग्री घुमा के देखते हैं। इस दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है? 60 है। ये जो एंगल है वो 60 है। तो इसको हम पहले 60 डिग्री घुमा के देखते हैं। जैसे हम 60 डिग्री इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे ABCD लिखोगे, आप समझ गए? चलिए लिख ही देता हूँ, A B C D E और F। तो जैसे ही मैं इसको 60 डिग्री घुमाऊंगा फ्रेंड, तो देखिए क्या होगा। ये A की जगह पे B आ जाएगा, ठीक है, चलिए B की जगह पे A आ जाएगा, C की जगह पे आपका B आ जाएगा, D की जगह पे C आ जाएगा, E की जगह पे आपका D आ जाएगा, F की जगह पे आपका E आ जाएगा और A की जगह पे आपका F हो जाएगा। तो A B C D E और F, A B C D E F, ठीक है। बताइए A B C D E F, क्या ये दोनों फॉर्म आइडेंटिकल है? देखिए यदि आप IUPAC के हिसाब से सोच रहे हैं तो दोनों फॉर्म आइडेंटिकल है, क्योंकि IUPAC के हिसाब से इसका भी नाम होगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका भी नाम होगा 1,3,5 ट्राईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। IUPAC के रूल के हिसाब से नहीं सोचना है, नॉर्मल सोचना है। जैसे नॉर्मल सोच रहे हैं आप, एक छोटे बच्चे की तरह सोचना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे मिथाइल था और इस केस में यहाँ पे मिथाइल ही नहीं है। इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे मिथाइल नहीं था, यहाँ पे मिथाइल है। इसमें यहाँ पे मिथाइल नहीं था, यहाँ पे है। इसमें नहीं था, इसमें था, इसमें नहीं है। तो दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है कि नहीं? दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो आइडेंटिकल नहीं है। यदि इसमें यहाँ पे मिथाइल है तो इसमें भी यहीं पे होना चाहिए था, यदि इसमें यहाँ पे नहीं है तो नहीं होना चाहिए था। तो दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है कि नहीं? दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो आइडेंटिकल नहीं है। किसी आप छोटे बच्चे को दिखाओगे तो यही सोचेगा, बोलोगे इसमें डिफरेंस ढूंढो तो यही डिफरेंस ढूंढेगा वो कि यहाँ पे मिथाइल है, इसमें यहाँ पे नहीं है। अब IUPAC के हिसाब से देखेंगे दोनों स्ट्रक्चर सेम है, पर IUPAC के हिसाब से नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, तो 60 डिग्री रोटेट करने पर हमने पाया कि दोनों स्ट्रक्चर जो आ रहे हैं वो आइडेंटिकल नहीं आ रहे हैं। अब हम 120 डिग्री घुमाते हैं। 120 डिग्री एंगल कितना होगा? ये जो एंगल होगा ये वो 120 होगा। देखो 60 ये और 60 ये, तो जो पूरा एंगल होगा फ्रेंड, ये पूरा एंगल वो 120 होगा। पूरा एंगल जो होगा वो कितना होगा? 120 होगा। अब यदि मैं 120 डिग्री रोटेट करूँगा ना तो एक को छोड़ के एक पोजीशन चेंज होगा। जैसे देखो 60 डिग्री पे कैसे पोजीशन चेंज होता, बी की जगह ए लेता, बी की जगह ए लेता है कि नहीं। अब क्या होगा, सी की जगह ए लेगा, डी की जगह बी लेगा, एक छोड़ के, क्योंकि 120 डिग्री एंगल में ये है ना 120 डिग्री एंगल, तो इसमें क्या हुआ, एक अल्फ़ाबेट छूट गया ना। दो पहले और तीसरे अल्फ़ाबेट के बीच का एंगल 130 है, तो आप क्या करोगे, एक छोड़ के एक पोजीशन चेंज करोगे। जैसे ए सी की जगह पे आ जाएगा, बी डी की जगह पे आएगा, सी ई की जगह पे आ जाएगा, तो एक छोड़ के एक पोजीशन चेंज होगा, ठीक है। चलिए, तो इस केस में क्या होगा, देखो एक छोड़ के एक पोजीशन चेंज होगा, तो एक छोड़ दिया, सी की जगह पे ए आ जाएगा, तो ये आ गया आपका ए। और डी की जगह पे, बी किसकी जगह पे आएगा, एक छोड़ दो, तो डी की जगह पे आपका बी आ गया। उसके बाद सी किसकी जगह पे आएगा, एक छोड़ दो, ई की जगह पे आपका सी आ जाएगा। डी किसकी जगह पे आएगा, एक छोड़ दो, एफ की जगह पे आपका डी आ जाएगा। ई किसकी जगह पे आएगा, एक छोड़ दो, ई की जगह पे आपका ई आ जाएगा। उसके एफ किसकी जगह पे आएगा, एक छोड़ दो, बी की जगह पे आपका एफ आ जाएगा। चलिए, अब जरा अल्फ़ाबेट मिटा के देखिए, क्या दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है फ्रेंड। एक बार अल्फ़ाबेट मिटाइए और देखिए क्या दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है कि नहीं, है कि नहीं है। देखो ये ए कुछ गलत हो गया क्या, हाँ यहाँ पे ए आएगा और बी में क्या होगा, एक छोड़ा बी, ये बी होगा। उसके बाद सी कहाँ पे आएगा, एक को छोड़ के यहाँ पे सी आएगा, ये डी, हाँ ठीक है। इसमें भी क्या करना है फिर,
फिर इसको 120 डिग्री घुमाना है। अब जैसे फिर से इसको 120 डिग्री आप घुमाएंगे तो एक को छोड़ के एक पोजीशन चेंज होगा, है कि नहीं, एक को छोड़ के एक पोजीशन चेंज होगा। जैसे ए इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, बी इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, सी जो होगा इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, डी जो होगा इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, एक पोजीशन स्किप करना है, ठीक है। ई जो होगा इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, और एफ जो होगा इसको छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। और इसको फिर से मैं 120 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। क्यों? देखो 120 120 240 हो गया है, एक बार और 120 रोटेट कर दूंगा तो 360 हो जाएगा, इसलिए मैं एक बार इसको और रोटेट कर रहा हूँ। तो ए में क्या होगा, एक पोजीशन छोड़ के ए यहाँ आ जाएगा। बी क्या होगा, तो एक पोजीशन छोड़ के बी यहाँ आ जाएगा। सी क्या होगा, ये एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। तो डी क्या होगा, एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। ई क्या होगा, एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा, तो ई के साथ मिथाइल है। और एफ क्या होगा, एक पोजीशन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा। अब पूरा हो गया आपका 360, 120 120 और 120, तो पूरा कितना हो गया, 360 हो गया। इसमें बताइए कितने बार मॉलिक्यूल ने अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। एक बार पहले अल्फ़ाबेट मिटा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए कितने बार, 1 2 3, 3 बार अपने फॉर्म को रिगेन किया है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री यही कहता है कि एक से ज़्यादा बार होना चाहिए, 3 बार है। और कितनी बार है, 3। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे क्या है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 3 बार इस कंपाउंड ने 360 डिग्री के रोटेशन में अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड। चलिए इसमें बताइए, क्या इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है? इसको यदि हम 60 डिग्री रोटेट करें, यदि हम इसको 180 डिग्री रोटेट करें, तो क्या आप इसमें कोई भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा है? लेकिन यदि आप सोच रहे हैं इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। देखो जैसे इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे कुछ ऐसे हो जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? नहीं फ्रेंड, ठीक है ना, इसमें सीधा और ये उल्टा हो गया। यदि वो सीधा है तो ये भी सीधा रहना चाहिए, दोनों सेम नहीं है। तो 60 डिग्री के रोटेशन में आइडेंटिकल मॉलिक्यूल तो नहीं मिल रहा है। यदि हम इसको 120 डिग्री रोटेट करें, यदि हम इसको 120 डिग्री रोटेट करें, इस एक्सिस को हम रोटेट कर रहे हैं, जो मार्कर है उसी एक्सिस ऐसे करके इसको रोटेट कर रहे हैं। इसको CL को पकड़ के ऐसे करके हम रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको दिखाते हैं भी है। चलिए देखो CL CL H और H, तो ऐसे करके इसको रोटेट कर रहे हैं, ऐसे इस एक्सिस का हम इसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इस एक्सिस का हम इसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। अब 120 डिग्री रोटेट करते हैं। दिखा क्या आपको कि नहीं दिखा? अब दिखा होगा। इस एक्सिस का हम इसको ऐसे करके हम रोटेट कर रहे हैं, दिख रहा है, CL CL H और H H CL CL, तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको ऐसे करके रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो 120 डिग्री जब हम इसको रोटेट करेंगे, CL CL H और H, तो दोनों आइडेंटिकल है? नहीं, यहाँ पे भी दोनों आइडेंटिकल नहीं है। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस एक्सिस के अलॉन्ग यदि आप कितना भी रोटेट कर लेंगे ना फ्रेंड, तो आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। ठीक है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। 360 डिग्री में एक ही बार ये कंपाउंड जो है, 360 डिग्री में एक ही बार जो कंपाउंड है अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। जैसे इसमें चेक भी कर लीजिए, देखो
ये इसका ओरिजिनल फॉर्म है। यहाँ पे Cl Cl H और H, देखो ये हो गया 60 डिग्री, Cl यहाँ पे, H यहाँ पे 120 डिग्री, Cl Cl H और H 270, एक मिनट, हाँ 270 या 270 यहाँ पे हो जाएगा, नहीं 120 ना, 120 का 180, ये 180, तो 180 में H ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, 180 में H ऊपर चला जाएगा और Cl नीचे, ये आपका 270 में ऐसा बन जाएगा। और 360 में देखिए ऐसा होगा, तो मतलब पूरा 360 डिग्री घुमाने पे 360 डिग्री पे ही अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। एक बार वापस दिखा चलिए, देखो Cl Cl H और H ऐसा ही ओरिजिनल फॉर्म आना चाहिए, ऊपर में 2 Cl आना चाहिए, नीचे में H। देखो 60 डिग्री रोटेशन में तो नहीं आया, 120 डिग्री के रोटेशन में भी नहीं आया, है कि नहीं, उसके बाद 270 डिग्री के रोटेशन में भी नहीं आया, ऐसे होगा, सॉरी 120 के बाद 180, 180 डिग्री रोटेशन में भी नहीं आया, 270 डिग्री रोटेशन में भी नहीं आया, ये 270 हो गया, दिख रहा है। उसके बाद ये 360 डिग्री में एक ही बार ये कंपाउंड जो है अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहे हैं। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस एक्सिस के अलॉन्ग ये कंपाउंड में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि 360 डिग्री में एक ही बार कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, इस एक्सिस के अलॉन्ग कैसे रोटेट होगा, इस Cl और ये H को उठा के पलट देंगे, ऐसे उठा के पलट देंगे। जैसे देखिए ये Cl इस एक्सिस को अलॉन्ग हम रोटेट करने की कोशिश कर रही है, ये जो मार्कर है ना वही आपका एक्सिस है, इस एक्सिस के अलॉन्ग हम रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इसको हम ऐसे उठा के पलट देंगे, ठीक है, इसको ऐसे उठा के हम पलट देंगे। तो इसमें भी देखिए फ्रेंड 2 Cl ऊपर था, अभी भी 2 Cl ऊपर ही है कि नहीं, एक बार आप भी पलट के देखिए, इसमें 2 Cl ऊपर था, अभी भी 2 Cl ऊपर है, 2 H नीचे था, अभी भी 2 H नीचे है कि नहीं। यदि मैं इसको ऐसे उठा के पलट दूँ तो इसमें 2 Cl ऊपर था ओरिजिनल फॉर्म में, यदि मैं इसको ऐसे उठा के पलट दूँ तो अभी भी देखो 2 Cl ऊपर ही है, 2 H नीचे ही है। तो ऐसे करने से क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है। और ये जो ऐसे करके आपने पलटा है वो कितना डिग्री हो गया, देखो ये 90, यहाँ से ये 90 और ये 90, 180, देखो 90 + 90। तो आपने इस कंपाउंड को इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि 180 डिग्री रोटेट किया तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। यदि इसमें नंबरिंग कर दे तो 1 2 1 2, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला क्लोरीन यहाँ पे आ गया और सेकंड वाला क्लोरीन यहाँ पे आ गया, यहाँ पे पहला वाला H आ गया, दूसरा वाला H और यहाँ पे पहला वाला H, ठीक है ना। पर पहला क्लोरीन दूसरा क्लोरीन तो क्लोरीन होता है ना फ्रेंड, क्लोरीन तो क्लोरीन होता है। यहाँ पे तो हमने नंबरिंग कर दिया तो आप बोलेंगे सर अलग अलग दिख रहा है, पर क्लोरीन तो क्लोरीन होता है कि नहीं, तो दोनों स्ट्रक्चर सेम होगा। तो मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें आइडेंटिकल फॉर्म मिल रहा है। बस यहाँ पे जो क्लोरीन था यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे जो क्लोरीन था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जो H था यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे जो H था यहाँ पे आ गया, ठीक है। चलिए ये कितना हो गया 180, फिर से हम इसको 180 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर से हम इसको क्या करते हैं 180 डिग्री रोटेट करते हैं। देखो ये आपका ओरिजिनल फॉर्म था, इसको मैंने 180 डिग्री रोटेट किया तो इसमें दोनों Cl ऊपर था, ओरिजिनल फॉर्म मिला। अब फिर से इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करता हूँ तो फिर से देखो ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर से क्लोरीन ऊपर, फिर से H नीचे। तो फिर से यदि इसको मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो H2, तो फिर से ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा। तो इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा था तो मुझे ओरिजिनल फॉर्म मिल रहा था, फिर से मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ इस एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना, एक्सिस भूल मत जाना। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग तो फिर से हमें ओरिजिनल फॉर्म मिल रहा है, पूरा 360 डिग्री हो गया, 180 + 180 360। तो 360 डिग्री में मॉलिक्यूल ने 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है, ठीक है ना, 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म हो गया इसमें और इसमें, तो 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। इसको रोटेट करेंगे तो अब Cl इधर आ जाएगा और 2 इधर चले जाएगा, H1 इधर आ जाएगा, H2 इधर चलेगा। आप भी अपनी कॉपी में ऐसा बना के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नंबरिंग कर लीजिए, ऐसे 180 डिग्री पलटेंगे तो यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl1, यहाँ पे H1 और यहाँ पे H2, फिर से इसको पलटेंगे तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा C1 C2 H1 H2।
ठीक है, तो 180 180 360 डिग्री हो गया। 360 डिग्री में कितनी बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है? 2 बार। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री का डेफिनेशन क्या कहता है कि एटलीस्ट एक बार इसको ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करना है। यहाँ पे 2 बार कर रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और कितनी बार किया है? 2 बार, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, 2 बार किया है तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया? समझ में आया? चलिए, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आपको समझ में आ रहा है? मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये टॉपिक टफ है, देखिए जो सच्चाई है वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा टॉपिक टफ है, स्टूडेंट को थोड़ा टफ लगता है, पर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस टॉपिक को आसान बना के आपको समझाऊँ। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। बताइए, यदि आप सोच रहे हैं फिर से हम इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं, तो देखो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा, यह H यहाँ चले जाएगा, और यहाँ पे H यहाँ आ जाएगा और क्लोरीन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, दिखाते हैं। देखिए किन चलिए देखिए ऐसा है। यदि आप फिर से सोच रहे हैं यदि मैं इसको 180 डिग्री इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करूँगा तो देखिए ऐसा हो जाएगा। पहले यहाँ पे H, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे Cl और यहाँ पे H। अब जैसे मैं पलटूंगा तो पहले यहाँ पे H था, अब Cl आ गया। देखिए आप अपनी कॉपी में बना के देखिए, पहले यहाँ पे H था, अब Cl आ गया। यहाँ पे Cl था, H आ गया। यहाँ पे Cl था, H आ गया। और यहाँ पे H था, तो यहाँ पे Cl था और H आ गया। यहाँ पे H था, Cl आ गया। दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं हुआ ना फ्रेंड, दोनों स्ट्रक्चर जो है ये आपका आइडेंटिकल नहीं हुआ। H की जगह पे Cl आ रहा है और Cl की जगह पे H आ रहा है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो आप गलत सोच रहे हैं, ये आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिख रहा है आपको? हम क्या कर रहे हैं, इसी एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं। ये जो मार्कर है उसी एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट करते हैं। ये यहाँ से पकड़ के इस क्लोरीन को ऐसे करके घुमा रहे हैं। ठीक है, तो इसी एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो देखो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर रहा हूँ, ये जो ये वाला एक्सिस दिख रहा है इसके अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो ये हो गया 90 और ये हो गया 180। देखो यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, पहले भी यहाँ पे Cl था, अभी भी यहीं पे Cl है। पहले यहाँ पे H था, अभी भी यहीं पे H है। ठीक है, देखो दिख रहा है ना फ्रेंड आपको, Cl, Cl, H और H पूरा 180 डिग्री रोटेट कर दूँ तो यहाँ पे Cl पहले था, अभी भी Cl है। यहाँ पे पहले Cl था, अभी भी Cl है। यहाँ पे पहले H था, अभी भी H है। यहाँ पे पहले H था, अभी भी H था। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट करने पे ये मॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है। फिर से यदि 180 डिग्री रोटेट कर दूँ तो फिर से यही आ जाएगा। यहाँ पे भी फिर से Cl आ जाएगा, यहाँ पे फिर से H, यहाँ पे फिर से H और यहाँ पे फिर से Cl। देखिए इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट करने पे ऐसा स्ट्रक्चर बना था Cl, Cl, H और H। फिर से 180 डिग्री इसको रोटेट कर रहा हूँ तो फिर से देखिए Cl, Cl, H और H है कि नहीं। देखो ये 90 हो गया और ये 180 हो गया, तो Cl, Cl, H और H। यहाँ से फिर ये 90 हो गया और फिर ये और 90 हो गया, 180 हो गया, तो Cl, Cl, H और H। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं घुमाऊँ इसको
तो 360 डिग्री हो गया, 180 प्लस 180 360 हो गया। 360 डिग्री में 2 बार मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो है, क्योंकि एक्सिस ऑफ सिमेट्री के डेफिनेशन के हिसाब से कि एटलीस्ट एक बार जो मॉलिक्यूल आपके ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करना चाहिए 360 डिग्री में, नहीं एक से ज़्यादा बार, सॉरी एक से ज़्यादा बार, और यहाँ पे 2 बार है। यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और कितनी बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है? 2 बार। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तो इसका ओरिजिनल फॉर्म था ना, 2 बार रिगेन किया है, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है ना फ्रेंड? चलिए समझ में आए? समझ में आए कैसे एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालना है? ये समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले वीडियो पॉज करके आप खुद ट्राई करना और फिर सोल्यूशन देखना यदि आपको समझ में आ गया है, और बताना है कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, C3, C4, C2। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1। चलिए फ्रेंड वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए फ्रेंड वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये क्वेश्चन अभी अभी हमने प्रैक्टिस किया था। यदि इसको हम 120 डिग्री रोटेट करेंगे, तो यदि मैं इसको पहला कार्बन बोल दूँ, दूसरा कार्बन और इसको तीसरा, तो सेकंड की जगह पे फर्स्ट, थर्ड की जगह पे सेकंड और फर्स्ट की जगह पे थर्ड। फिर इसको मैं 180 डिग्री 120 डिग्री रोटेट करूँगा, तो यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड, फिर 120 फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 120 करके यदि मैं 3 बार इसको रोटेट करूँगा, तो मॉलिक्यूल 3 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में सबसे पहला क्वेश्चन हमने ये डिस्कस किया था, है कि नहीं? यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो C मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और कितना बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है? 3 बार। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, चलिए इसमें बताइए। तो इसमें यदि आप सोच रहे हैं, आप कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि सर देखो यहाँ पे दोनों CH3 जो है प्लेन के बाहर है, तो हम इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो ये एक्सिस है, इस एक्सिस को हम रोटेट करते हैं। देखो फ्रेंड, इस एक्सिस को अलॉन्ग आप इसको कैसे भी रोटेट कीजिए, 360 डिग्री में ये कंपाउंड एक ही बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। 300 से देखो इस एक्सिस के अलॉन्ग आप कितना भी इसको रोटेट कीजिए, 360 डिग्री में एक ही बार ये कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। यदि इस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो 360 डिग्री में एक ही बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम रोटेट करके ये एक्सिस के अलॉन्ग यदि हम रोटेट करेंगे तो हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, गलत सोच रहे हैं, नहीं होगा। ठीक है, 360 डिग्री में एक ही बार कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। ठीक है, और क्या है? और सोच रहे होंगे सर इस एक्सिस के अलॉन्ग हम इसको पलट देते हैं,
तो यहाँ पे भी CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। जैसे देखिए आप क्या सोच रहे हैं कि ये ऐसे है, तो इसको हम पलट देते हैं, ठीक है, ये ऐसे हैं तो इसको हम इस एक्सिस को हम पलट देते हैं। तो ये तो साइक्लोपेंटेन है, मानिए ये भी साइक्लोपेंटेन है, ठीक है ना, तो ये साइक्लोब्यूटेन है, पर मानिए कि यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रक्चर है और ये साइक्लोपेंटेन है, तो दोनों CH3 बाहर है। अब जैसे ही फ्रेंड मैं इसको 180 डिग्री इस एक्सिस को लॉन्ग पलटूंगा, देखिए क्या दोनों स्ट्रक्चर सेम है? नहीं, इसके पहले वाले ओरिजिनल फॉर्म में CH3 प्लेन के बाहर था, और जैसे ही मैंने इसको 180 डिग्री पलटा CH3 प्लेन के अंदर चले गया। दोनों स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है क्या आपको? उठा के पलटो तो सेम नहीं है, एक में CH3 प्लेन के बाहर और एक में CH3 जो है वो प्लेन के अंदर। तो यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। कैसे करके इसको रोटेट कर लीजिए, यहाँ पे आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे यदि मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँ, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए उसको बाद में डिस्कस करते हैं, इसको याद रखिएगा, जगह कम पड़ जाएगा, तो इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। चलिए इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक CH3 प्लेन के अंदर कर रहा हूँ और एक CH3 को प्लेन के बाहर कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक CH3 जो है प्लेन के अंदर कर रहा हूँ और दूसरा CH3 जो है प्लेन के बाहर कर रहा हूँ। अब मैं देखता हूँ इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। फिर यदि मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा, यदि मैं रोटेट करके एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालने की कोशिश करूँगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि रोटेट करके 360 डिग्री में एक ही बार कंपाउंड अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा, ऐसे इस एक्सिस को हम रोटेट करके। अब मैं पलट के देखता हूँ, तो देखो ये रहा मेरा ओरिजिनल फॉर्म, ये रहा मेरा ओरिजिनल फॉर्म, जिसमें यहाँ पे जो CH3 है, यहाँ पे जो CH3 वो प्लेन से बाहर है और यहाँ पे जो CH3 वो प्लेन से अंदर है। अंदर की तरफ दिख रहा है CH3, ये है CH3 प्लेन के अंदर और ये बाहर है। अब मैं इसको 180 डिग्री पलटता हूँ, क्या सेम स्ट्रक्चर नहीं बन गया फ्रेंड? यहाँ पे जो CH3 पहले था वो प्लेन के बाहर था, अभी भी प्लेन के बाहर है। यहाँ पे जो CH3 था वो प्लेन के अंदर है, अभी प्लेन के अंदर है। देखिए यहाँ पे CH3 प्लेन के बाहर है, जो राइट में CH3 है वो प्लेन के बाहर है, और लेफ्ट में जो CH3 है वो प्लेन से अंदर है। अब मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तो अभी भी देखिए जो राइट में CH3 है वो प्लेन से बाहर और जो लेफ्ट में CH3 है प्लेन के अंदर। तो 180 डिग्री इस कंपाउंड को यदि हम रोटेट कर दे इस एक्सिस के अलोंग, तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, है कि नहीं। 180, तो यहाँ पे फिर से हमें वही मिल जाएगा, CH3 और CH3। अब फिर से यदि इसको 180 डिग्री रोटेट करूँ तो फिर से हमें यही मिल जाएगा फ्रेंड। फिर से यदि इसको 180 डिग्री रोटेट करूँ तो फिर से हमें यही मिल जाएगा। देखो इसको 180 डिग्री रोटेट करने पे मुझे ये मिला, है कि नहीं। अब फिर से यदि मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगा फिर से मुझे यही मिल जाएगा, है कि नहीं। 180 रोटेट करने पे ये मिला, अब फिर से इसको 180 रोटेट करूँगा यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे 360 डिग्री पूरा हो गया, 180 प्लस 180, 360 डिग्री में इस कंपाउंड ने 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया, है कि नहीं। 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है C, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और कितने बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया है? 2 बार। तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, ठीक है, समझ में आया। तो यदि दोनों CH3 प्लेन के बाहर हो या दोनों CH3 प्लेन के अंदर हो तो उस केस में आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। पर यदि एक CH3 प्लेन के बाहर और एक अंदर, तो उस केस में आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है ये वाला। इसमें यदि ऐसे हम पलटाएंगे इसको 180 डिग्री तो उसमें हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। और कौन सा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें बताइए, तो ये क्वेश्चन हमने किया था, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे Cl आ गया। 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये Cl यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे, फिर से 120 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये Cl यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे और ये Cl यहाँ पे। तो 360 डिग्री में 3 बार ये कंपाउंड जो अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो C, और कितना है
C3, 3 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड। चलिए इसमें बताइए, तो आप सोच रहे हैं यदि इस एक्सिस को हम इसको पलट देते हैं, इस एक्सिस के अलग हम इसको पलट देते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। जैसे ही आप इसको पलटेंगे, देखो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे चले जाएगा। सोचिए इसको उठा के ऐसे मैं पलट रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चले जाएगा। अब देखो इसके ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे ऑक्सीजन था, और जो आपने 180 डिग्री पलटा तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा। इसके ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पे कुछ नहीं था, अब जैसे 180 डिग्री पलटोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए बना के दिखाते हैं। यदि आप 180 डिग्री पलटोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन, कुछ नहीं, ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन कुछ नहीं, तो आइडेंटिकल नहीं है। तो इस एक्सिस के अलॉन्ग हम 180 डिग्री इसको नहीं पलट सकते हैं। इस एक्सिस के अलॉन्ग हम 180 डिग्री इसको पलटेंगे तो हमें आइडेंटिकल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल कंपाउंड नहीं मिलेगा। तो क्या इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है? है फ्रेंड। इस एक्सिस के अलॉन्ग, ये जो मार्कर है, इस एक्सिस को हम घुमाते हैं ऐसे, तो घुमाइए 180 डिग्री, तो ऐसे करके इसको घुमा के लेके आइए यहाँ पे। यदि इसको ऐसे करके घुमाएंगे, इमेजिन कर पा रहे हैं? देखो ये ऐसे है, इसको घुमा के 180 डिग्री यहाँ पे लाइए। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर नीचे है, देखो ना, ये मार्कर का कैप नीचे था, अब जैसे मैं इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा फ्रेंड, ये कैप ऊपर आ जाएगा। ये वाला पार्ट है, ये पहले नीचे था, ये वाला पार्ट ऐसे नीचे था, अब जैसे इसको 180 डिग्री घुमाऊंगा मैं, ये वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। मतलब ये ऑक्सीजन नीचे था, अब जैसे 180 डिग्री को घुमाऊंगा तो ये ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, और जो ऊपर था वो नीचे ले आएगा। ऐसा हो जाएगा कुछ। ठीक है, इसको 180 डिग्री में घुमाऊंगा तो ऐसा हो जाएगा। जो यहाँ पे नीचे ऊपर, जो ऊपर है नीचे, देखिए ये ऊपर है और ये नीचे। 180 डिग्री घुमाइए, यहाँ पे ये ऊपर, ये नीचे। इसके केस में भी यही होगा। देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट नीचे और ये ऊपर है ना, ये वाला पार्ट जो देखो ये ऊपर है और ये नीचे है। जो कैमलिन लिखा हुआ पार्ट है ये नीचे है, और जो कैमलिन नहीं लिखा हुआ पार्ट है वो ऊपर है। अब जैसे इसको 180 डिग्री घुमाऊँगा, जो कैमलिन वाला पार्ट है वो ऊपर और नीचे। तो ये पार्ट ऊपर था, 180 डिग्री घुमाने पे नीचे, और ये नीचे था तो ऊपर। ठीक है, तो 180 डिग्री में मॉलिक्यूल ने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया। फिर 180 डिग्री इसको घुमाएंगे तो फिर से यही फॉर्म आ जाएगा। फिर से 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से ये इसको घुमाएंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर आ जाएगा, ये नीचे ले आएगा, और ये ऑक्सीजन नीचे और ये ऊपर। तो 180 घुमाने पे मॉलिक्यूल ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, और 360 में कितनी बार? 2 बार। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि 360 में 2 बार कर रहा है ना, एक बार से ज़्यादा कर रहा है तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सी कितनी बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है? 2 बार, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, इसलिए C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। समझ में आया फ्रेंड? बताइए, आया? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने प्रैक्टिस कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने 5 बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 6,
चलिए बताइए फ्रेंड, एक बार वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मुझे पूरा उम्मीद है आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। ये अभी हमने सॉल्व किया। इसी एक्सिस के अलॉन्ग क्या करेंगे, 180 डिग्री रोटेट करेंगे। जैसे रोटेट करेंगे तो ये ऑक्सीजन ऊपर, ये कार्बन नीचे, ये ऑक्सीजन ऊपर है तो नीचे, ये कार्बन नीचे तो ऊपर, है कि नहीं। इसको अभी हमने डिस्कस किया। तो ये वाला एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। 180 डिग्री में ये 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। चलिए इसमें बताइए फ्रेंड कितना एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो देखो ये कुछ ऐसे हैं, ये CH3 प्लेन के बाहर और दूसरा CH3 प्लेन के अंदर। यदि आप सोच रहे हैं कि ऐसे रोटेट करके इस एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे रोटेट करके हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री बना लेंगे उस एक्सिस को, तो आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड, नहीं बना पाएंगे आप इसको। अब मैं 180 डिग्री या 180 डिग्री या 120 160 कुछ भी रोटेट करूँ, इसका ओरिजिनल फॉर्म रिगेन नहीं होगा, ठीक है ना। कब होगा, जब 360 डिग्री पूरा रोटेट कर दूंगा। जब पूरा 360 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो इसमें ओरिजिनल फॉर्म रिगेन हो जाएगा। देखो ये 60 हुआ तो इसमें देखो यहाँ पे जो CH3 था ये जो है इसमें बाहर था, इसमें आपका यहाँ पे जो कार्बन था, देखो यहाँ पे जो कार्बन है उसमें CH3 प्लेन के बाहर और यहाँ पे जो कार्बन है CH3 प्लेन के अंदर। अब ऐसे में रोटेट कर दूँ 90 डिग्री तो यहाँ पे जो कार्बन है वहाँ पे CH3 बाहर होना चाहिए और यहाँ पे CH3 अंदर। तो इसको आप यदि ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस एक्सिस के अलॉन्ग, नहीं मिलेगा आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो कैसे करेंगे, पलटेंगे इसको। देखो ऐसे है, मतलब राइट में जो कार्बन है उसमें CH3 प्लेन से बाहर और लेफ्ट में जो कार्बन है उसमें CH3 प्लेन के अंदर। अब इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया। इसमें भी देखिए जो स्ट्रक्चर बना है उसमें राइट में जो कार्बन है CH3 प्लेन के बाहर, लेफ्ट में जो कार्बन है CH3 प्लेन के अंदर, ये अंदर है प्लेन के, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री रोटेट करेंगे इसके अलॉन्ग। एक बार रोटेट करेंगे 180 डिग्री तो हमें ओरिजिनल फॉर्म मिल जाएगा। और फिर से यदि 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो फिर से हमें ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा। देखो इसको 180 डिग्री ओरिजिनल फॉर्म मिला, अब फिर से इसको 180 डिग्री रोटेट कर दें तो फिर से आपका ओरिजिनल फॉर्म मिल गया, है कि नहीं। तो 360 डिग्री में कंपाउंड ने 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया, इसलिए हम बोल देंगे ये जो है आपका ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है और C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन किया, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, तो इसमें यदि आप ऐसा रोटेट करके सोच रहे हैं आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा रोटेट करके सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, ऐसे रोटेट करके सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा, आप गलत सोच रहे हैं। तो कैसे आएगा, पलट के, तो पलट के भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों राइट और लेफ्ट दोनों कार्बन पे जो CH3 है वो प्लेन के बाहर है, पलट दिया, दोनों CH3 प्लेन के अंदर। पहले दोनों पे जो CH3 था वो प्लेन के बाहर था, अब जैसे ही पलटा दोनों CH3 प्लेन के अंदर, तो आइडेंटिकल मिल रहा है नहीं। चाहे आप इसको ऐसे रोटेट कर लीजिए, चाहे इसको ऐसे पलट लीजिए, दोनों में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, फिर दोनों में आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसमें बताइए, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है 1 2 3 4 1 2 3 4। तो फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे जो आपका CH3 है वो प्लेन से बाहर है, अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ 180, ठीक है। इसी एक्सिस के अलॉन्ग 180, पलट नहीं रहा हूँ, ऐसे पलट नहीं रहा हूँ, इसी एक्सिस के अलॉन्ग 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। तो देखो पहले 90 और फिर 90, 180 हो गया, दिख रहा है क्या आपको, दिख ही नहीं रहा होगा। पहले 90 और फिर 90, तो ये हो गया 180। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं हो गया, दोनों स्ट्रक्चर आपका आइडेंटिकल नहीं हो गया। देखिए अब फिर से यदि इसको मैं 180 रोटेट करूँगा तो फिर से यही आ जाएगा। मतलब इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं 360 डिग्री रोटेट करूँ तो ये कंपाउंड जो है ये 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा, है कि नहीं, 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्योंकि एक से ज़्यादा बार रिगेन किया है, और कितनी बार, 2 बार, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है,
इसमें बताइए। तो इसमें देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कार्बन पे CH3 प्लेन के बाहर और फर्स्ट कार्बन पे CH3 प्लेन के अंदर, ऐसे। तो रोटेट करके नहीं होगा। यदि आप सोच रहे हैं रोटेट करके आप लाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं, नहीं ला पाएंगे। ठीक है, रोटेट करके ऐसे इसको रोटेट करके इस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं ला पाएंगे, आपको पलटना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो कार्बन है वो प्लेन के बाहर है और यहाँ पे जो कार्बन है वो प्लेन के अंदर है। अब मैं इसको रोटेट ऐसे पलट रहा हूँ, ऐसे पलट रहा हूँ, समझ में आया? इसको मैं ऐसे 180 डिग्री पलट रहा हूँ। इस एक्सिस के अलॉन्ग मैं पलट रहा हूँ ऐसे। आ रहा है सेम। यहाँ पे जो CH3 है प्लेन के बाहर और यहाँ पे जो CH3 है वो प्लेन के अंदर। ठीक है, तो 180 डिग्री रोटेट किया तो फिर से ऐसा आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल गया, फिर 180 रोटेट करूँगा फिर से यही मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यदि मैं इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट करूँ तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? यहाँ पे हमने इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट किया था। तो यहाँ पे भी कैसा है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। 360 डिग्री में ये कंपाउंड 2 बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन करेगा। ठीक है, चलिए, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के ऊपर। तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे निकालते हैं। क्या चेक करना है, 360 डिग्री में यदि कोई भी कंपाउंड को हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, यदि वो कंपाउंड एक से ज़्यादा बार अपने ओरिजिनल फॉर्म को रिगेन कर रहा है, हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और सिर्फ एक ही बार गेन कर रहा है तो हम बोल देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। जितनी बार रिगेन कर रहा है उसके आगे हमें नंबर भी लिखना पड़ेगा। ये 2 बार तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 3 बार तो C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, 5 बार तो C5 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं आज का लास्ट टॉपिक जो कि है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसमें क्या होगा देखिए, ये अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। कौन से एक्सिस के अलॉन्ग, समझ में आ रहा है? इस एक्सिस के अलॉन्ग इसको 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, समझ में आया? तो इस एक्सिस के अलॉन्ग यदि मैं इसको 180 डिग्री रोटेट करूँगा तो देखो क्या हो जाएगा, ऐसे पलटा दूंगा तो Cl H और Cl। ठीक है, Cl H और H और Cl। तो क्या हम इस एक्सिस को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते फ्रेंड, क्योंकि दोनों जो स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं है। यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे H और यहाँ पे H और Cl। तो इस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं कह सकते कि दोनों स्ट्रक्चर जो आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, जो एक्सिस है जिसको हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिस एक्सिस को हमने रोटेट किया है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने क्या किया, एक मिरर लगा दिया। समझ में आ रहा है? जिस एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको रोटेट किया है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक मिरर लगा दिया। अब मिरर में जब हमने इसका इमेज दिखा तो हमें कैसे दिखेगा? सोचिए यहाँ पे मिरर है तो मिरर में क्या होता है, पास की चीज़ें पास दिखती है और दूर की चीज़ें दूर दिखती है। जैसे मिरर के पास में क्या है, H, तो H आपका यहाँ पे दिखेगा। मिरर के पास में क्या है, Cl, तो Cl आपका यहाँ पे दिखेगा। दूर क्या है, Cl, तो यहाँ पे भी दूर दिखेगा आपको Cl। यहाँ पे दूर क्या है, H, तो यहाँ पे भी दूर दिखेगा आपका H। है कि नहीं? ऐसे दिखेगा ना फ्रेंड, बताइए। यदि मैं यहाँ पे ला के मिरर रख दूँ और मिरर में इसका इमेज देखूँ तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, पास की चीज़ें पास, दूर की चीज़ें दूर, तो ऐसा इमेज दिखेगा इसका। अब बताइए फ्रेंड, क्या ये और ये आइडेंटिकल नहीं है?
देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, H और H, तो ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। तो क्या हम किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करके आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिला है? नहीं, किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट किया सबसे पहले हमने, और उसका इमेज हमने मिरर में देखा। सबसे पहले हमने किसी एक्सिस के अलोंग उसको रोटेट किया और उसका इमेज जब हमने मिरर में देखा, तब हमें जो इमेज है वो आइडेंटिकल है ओरिजिनल फॉर्म के। जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल नहीं है उसके ओरिजिनल फॉर्म के, जो इमेज है वो आइडेंटिकल है उसके ओरिजिनल फॉर्म के। ठीक है ना। तो इसको तो हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि रियलिटी में हमें आइडेंटिकल स्ट्रक्चर थोड़ी ना मिला है, वो तो मिरर में मिला है। रियलिटी में मिलता है तो हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोल देते हैं, पर रियलिटी में नहीं मिला है, मिरर में मिला है, तो हम इसको बोलेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या बोलेंगे फ्रेंड? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? एस से। इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपके अपने कंपाउंड को किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हो, और जो रोटेट का जो स्ट्रक्चर बना है उसका आप मिरर में इमेज देखते हो। और मिरर कैसा होना चाहिए? जिस एक्सिस के अलोंग आपने रोटेट किया उसी एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर होना चाहिए। उसमें यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो मॉलिक्यूल का ओरिजिनल फॉर्म दिखता है, तो आप बोल दोगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। एक बात और, 360 डिग्री रोटेट करने में एक से ज़्यादा बार ओरिजिनल फॉर्म मिरर में दिखना चाहिए। 360 डिग्री रोटेट करने पे एक से ज़्यादा बार ओरिजिनल फॉर्म मिरर में दिखना चाहिए। अभी 180 डिग्री हमने रोटेट किया है, अभी 180 और रोटेट करेंगे। यदि हम इसको 180 और रोटेट करें तो इस एक्सिस के अलोंग, तो ऐसे रोटेट कर देंगे, तो ये Cl यहाँ पे, H यहाँ पे, H यहाँ पे और Cl यहाँ पे। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग। अब क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मिरर लगा देंगे, तो वह परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यहाँ पे मिरर लगा देंगे। अब मिरर में यदि हम इसका इमेज देखेंगे फ्रेंड, यदि हम मिरर में इसका इमेज देखेंगे तो बताइए कैसा दिखेगा। मिरर में क्या होता है, पास की चीज़ें पास दिखता है और दूर की चीज़ें दूर। तो H पास में है तो पास में दिखेगा, Cl दूर में है तो दूर दिखेगा, फिर से Cl पास में है तो पास दिखेगा, और ये H दूर है तो दूर दिखेगा। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा मिरर में, बताइए हाँ या ना। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि नहीं मिरर में। तो ये देखिए दोनों आइडेंटिकल है, ये और ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं? बिल्कुल, ये दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? बताइए फ्रेंड, दोनों आइडेंटिकल है कि नहीं है? तो ये आइडेंटिकल कहाँ पे मिल रहा है हमें? रियलिटी में नहीं, रियलिटी स्ट्रक्चर तो ये है, मिरर में हमें इसका आइडेंटिकल फॉर्म मिल रहा है, तो हम बोल देंगे कि अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको क्या बोल देंगे हम? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और 360 डिग्री में कितनी बार मिला है मिरर में इसका इमेज? एक तो यहाँ पे मिला था और एक यहाँ पे, तो 2 बार। तो S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो क्या होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री? इसमें हम क्या करते हैं, किसी कंपाउंड को पहले किसी एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं, और फिर उसका इमेज जब हम मिरर में देखते हैं तो हमें कंपाउंड का ओरिजिनल आइडेंटिकल इमेज दिखता है। इसको हम कहते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और 360 डिग्री में एक से ज़्यादा बार उसका ओरिजिनल फॉर्म में दिखना चाहिए मिरर में। ठीक है, मिरर में दिखना चाहिए। यदि रियलिटी में दिख रहा है तो फिर वो तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। मिरर में दिखेगा तभी तो हम उसको बोलेंगे ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और मिरर जो है परपेंडिकुलर होना चाहिए जिस एक्सिस के अलोंग आप रोटेट कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें क्या है, ये CH3 प्लेन के बाहर
और ये नहीं सॉरी अंदर और ये बाहर। यहाँ पे CH3 आपका प्लेन के बाहर और यहाँ पे भी आपका CH3 जो है प्लेन से बाहर। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, पलट दे रहा हूँ इस एक्सिस के अलॉन्ग, मैं इसको पलट दे रहा हूँ। ठीक है, पलट दूंगा तो जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा और जो अंदर है वो बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। 180 डिग्री यदि मैं इस एक्सिस के अलॉन्ग पलटूंगा तो जो CH3 प्लेन के अंदर है वो बाहर हो जाएगा और जो बाहर है वो अंदर हो जाएगा। यहाँ पे CH3 प्लेन के अंदर था, अब यहाँ पे CH3 जो होगा वो प्लेन के बाहर हो जाएगा। यहाँ पे बताइए, ये बाहर था वो प्लेन के अंदर हो जाएगा, ये भी बाहर था तो ये भी आपका प्लेन के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो ये CH3 प्लेन के बाहर था अंदर, यहाँ पे अंदर था प्लेन के बाहर और यह बाहर था प्लेन के अंदर। ठीक है, अब मैं इसका क्या कर रहा हूँ, इस एक्सिस को अलॉन्ग हमने क्या किया था, इसको पलटा था। अभी इसी एक्सिस को अलॉन्ग क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर लगाता हूँ। तो इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मिरर हो जाएगा फ्रेंड, ऐसे हो जाएगा, है कि नहीं। इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो मिरर हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा। तो जब इस मिरर में इसका इमेज दिखूंगा तो मिरर में इमेज क्या होता है, उल्टा दिखता है कि नहीं। इसी एक्सिस के अलॉन्ग हमने इसको पलटा था, अब यदि इसी एक्सिस के अलॉन्ग परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर लगाऊं मैं तो ये हो गया इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिरर। अब इस मिरर में जब मैं इसका इमेज देखूंगा फ्रेंड, तो मिरर में आपको पता है इमेज तो उल्टा दिखता है, मतलब जो प्लेन के बाहर होगा वो प्लेन के अंदर आ जाएगा। यदि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैं एक मिरर लगा दूँ और इसका इमेज देखो मिरर में, तो ये प्लेन के अंदर है, प्लेन के बाहर आ जाएगा। CH3 ये बाहर है, अंदर चले जाएगा, ये अंदर है, ये बाहर आ जाएगा। अब बताइए फ्रेंड, ये और ये सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम है कि नहीं। और ये इमेज कहाँ मिला है, मिरर में मिला है। तो ये दोनों आइडेंटिकल है और ये इमेज कहाँ मिला है, मिरर में मिला है। 180 डिग्री घुमाने पे एक बार इसका आइडेंटिकल फॉर्म मिरर में मिला है और एक बार और इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर से इसका आइडेंटिकल फॉर्म हमें मिरर में मिलेगा। मतलब 360 डिग्री में इसका 2 बार आइडेंटिकल फॉर्म मिल रहा है। कहाँ पे, रियलिटी में नहीं, मिरर में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कब बोलेंगे, जब रियलिटी में मिले। इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री और इसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। और 360 डिग्री में 2 बार मिल रहा है आइडेंटिकल फॉर्म मिरर में, इसलिए S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, S2 अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इतना ही पढ़ते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। थोड़ा बहुत हमें बस इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना था, इसके ऊपर क्वेश्चन पहुँचेगा ही। ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वहीं तक में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर भी हमने इसका एक बार इंट्रोडक्शन देख लिया कि क्या होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा सिमेट्री वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।